वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आप सभी को रंगों भरे इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि ये आने वाला पर्व आपके जीवन में खुशियां लाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर जो है हमारा है वो है मैग्नेट। तो हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल होता है, हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल जो जिसमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जैसे कि ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन हो, निकिल हो, कोबाल्ट हो, इनको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं टू टाइप्स के जनरली मैग्नेट्स होते हैं। जैसे एक नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। हर तो यहाँ पर हमारा नेचुरल मैग्नेट्स, मैग्नेटिज्म कहते हैं इसको। मैग्नेट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। हमारा कौन कौन सा होता है? नेचुरल मैग्नेट्स, जिसमें हम ओर ऑफ आयरन कहते हैं, Fe3O4। तो इनको हम नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं और इन्हीं को हम आयोडियो स्टोन भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक और जो हमारे होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, जिनको हम क्रिएट करते हैं, जो हमको नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं जैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो कैसी प्रॉपर्टी है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब हम इसको सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली, तो क्या होता है कि ये दो डायरेक्शन, हमें नॉर्थ और साउथ बताने लगता है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें तो जो सेम पोल होंगे, अगर जैसे नॉर्थ और नॉर्थ बार लेके आएंगे तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर डिफरेंट अपोजिट रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी अनलाइक अलग अलग रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे और एक जैसे रहेंगे तो रिपल करेंगे। और हमेशा जब भी जो पोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं। और जो मैग्नेटाइजेशन ऑफ अदर मटेरियल कैसे, जैसे कई बार क्या होता है कि जो अगर मैग्नेट्स हैं आयरन और उससे एलॉय से भी बन सकते हैं, तो यानी कि उसको हम क्या करते हैं? उनको भी मैग्नेट्स बना सकते हैं। जैसे व्हेन अ पीस ऑफ अ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल प्लेस नियर अ मैग्नेट, इट रिक्वायर्स मैग्नेटाइज्म एंड एक्ट्स एज अ मैग्नेट। तो ये भी एक्ट मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा स्पेस सराउंडिंग्स ऑफ अ मैग्नेट जहाँ तक वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है, या जहाँ तक हमको मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है? और इसकी जो ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट टेस्ला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरी यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर होता है। टेस्ला जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी यूनिट दी थी, तो वहाँ से हमने इसको टेस्ला कहा है। और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है? गॉस होती है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मेनी गॉस? 10⁻⁴ गॉस। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो अगर कोई मैग्नेट या कोई आयरन पीस यहाँ पे रखा होगा तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बट अगर यहाँ पे होगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो एरिया यहाँ तक जो बाउंड हो रहा है, ये एरिया क्या है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस हम कंसीडर करते हैं जो कि कंटिन्यूसली रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? ये देखिए नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ मर्ज होती हैं? साउथ पे। फिर एक और बात करते हैं तो ये देखिए पोल्स के पास जब आती हैं तो ये बहुत ही क्लोजर हो जाती हैं। तो क्लोजर होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है। और अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर, तो यहाँ पर जब बार मैग्नेट की बात करते हो तो यहाँ पे अंदर पैरेलल होती हैं, और पैरेलल का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती हैं इनसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है, और आउटसाइड क्या डायरेक्शन होती है? नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है कि जब कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो मैग्नेटिक डाइपोल हों
इक्वल और अपोजिट स्ट्रेंथ के हों, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हों, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। जनरली जो बार मैग्नेट होता है उसे हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें अर्थ मैग्नेटिज्म की, तो अर्थ जो हमारी आपको हम देखते हैं कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर हम उसमें कभी आपने देखा होगा कोई मैग्नेट सस्पेंड करते हैं, बार मैग्नेट, तो वो 2 डायरेक्शन आपको बताने लगता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्या है कि वैसा ही आपको दिखाई देता है। तो जो एक हमारे सेंटर से लाइन पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, जो सेंटर से पास होती है। फिर जो 11.5 डिग्री का हमारा इंक्लिनेशन आता है, तो उसी उसी से जो हमारी लाइन पास होती है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। तो नॉर्थ साइड में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे और साउथ साइड में साउथ मैग्नेटिक पोल बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो उस पर भी क्या है आपका, हाँ, अर्थ मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। क्लियर है? तो यही था हमारा यहाँ पर। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिक मेरिडियन, और वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं या जो उनसे रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनको कैसे डिफाइन करना है। तो हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, तो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक मैग्नेटिक निडल है और ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो एंगल मैग्नेटिक निडल जो एंगल फॉर्म करती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म प्लेन से, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो ये देखिए एंगल ऑफ डिप आपने देखा होगा यहाँ पर, अभी मैं जो बता रहा था। फिर वही हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लेशन, तो एंगल बिटवीन द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो ये हम लोगों ने अभी देखा था, ये क्या होता है, ये होता है आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है ना, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। फिर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट की बात करें, तो एक और पॉइंट रह गया है, तो याद रखिएगा, इट इज़ जीरो। क्या एंगल ऑफ डिप जीरो होता है कहाँ पे, इक्वेटर पर, और 90 कहाँ पे होगा, पोल्स पे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, इसलिए मैंने आपको बताया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बात करें, तो नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस होती हैं। तो बीई यानी कि जो बीई है आपका, वो किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर और वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर हम इसको एंगल की फॉर्म करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। फिर हम बात करते हैं कुछ जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, तो जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड इन इट। तो हमने बताया था कि कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो वहाँ पे वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर भी एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, टू द मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम। तो जिस मीडियम को वो करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा और वॉल्यूम, जितने वॉल्यूम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया को, उसके वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये ध्यान रखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। फिर आता है हमारा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ भी नहीं है, एक रेशियो होता है जो परमेबिलिटी इन अ मीडियम टू द परमेबिलिटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस कह सकते हैं। तो इसको हम म्यू आर कहते हैं। तो म्यू आर 1 किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये बहुत बार एग्जाम में आया। तो ये क्या है, मेजर करता है एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके जो एबिलिटी होती है मैग्नेटाइजेशन की, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और इसको हम काई से प्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है आई अपॉन एच। आई क्या था हमारा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिविटी।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो जनरली 3 कैटेगरीज है। कौन कौन सी? डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक कैसे मूवमेंट होते हैं कि विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं अनलाइक द वे अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल लाइक आयरन इट वुड रिपल अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो समझ में गया कि जो ऐसे सब्सटेंस जिनकी टेंडेंसी किधर से होती है, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करने की होती है, उसे हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। इसके एग्जांपल याद रखिए, विस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड और डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से एग्जांपल्स हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के। फिर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? विच गेट वीकली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस इन एन एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बहुत ही क्या होते हैं? वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, बट ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो दे हैव टेंडेंसी फ्रॉम मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है डायमैग्नेटिक के। तो दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, तो ये इजिली अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। तो ये सारे क्या हैं आपके? पैरामैग्नेटिक। फिर हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक के। तो दोज विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज व्हेन प्लेस एन एक्सटर्नल फील्ड एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मटेरियल्स को। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और ये सारे क्या हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक। तो जिस 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 टेम्परेचर पर आपका फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटाइज में कन्वर्ट हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जब किसी भी कॉइल वाइल में या सॉफ्ट आयरन में हम करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके चारों तरफ हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं। तो उसमें हमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, इसी को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की बहुत ही स्ट्रांग होती है, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो हम देखते हैं बेल, इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एग्जांपल है। तो जैसे देखिए ये कॉपर वायर है, और ये हमने एक आयरन नेल पर वाउंड कर दिया है। तो जैसे ही इसमें हम बैटरी सप्लाई देते हैं, तो ये अट्रैक्ट करने की इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो सब्सटेंस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमैग्नेटिक मैग्नेट। तो ऐसे सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी करते हैं, यानी कि मूव करते हैं वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, और जो मटेरियल्स होते हैं उनको हाई कैपेसिटी के साथ अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं नेचुरली अकरिंग मैग्नेट विच इज मेड फ्रॉम स्टील, तो स्टील से बनते हैं। ठीक है ना, ये जैसे इस तरीके के हम मैग्नेट देख सकते हैं। फिर हमारा एक टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली। तो जैसे कि हम एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक सरफेस है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें से नॉर्मली कितनी पास हो रही हैं? तो जो नॉर्मली पास होंगी, समझ रहे हैं? यानी कि ऐसे ये जो ऐसे ये है आपका सरफेस, तो इससे जो नॉर्मली पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो कितनी पास हो रही हैं उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसे वर्टिकल कर देंगे तो इससे बहुत कम पास होंगी, टिल्ट कर देंगे तो ज़्यादा पास होंगी, और ऐसा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पास होंगी। तो अगर हम बात करें कि जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे पास होंगी, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया, कितने एरिया से वो पास हो रही हैं उसे हम कहते हैं। जब हम बात करते हैं तो ये बी कॉस थीटा आता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो वेबर होती है या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी क्लोज सर्किट में करंट प्रोड्यूस करते हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो क्या होता है? करंट इंड्यूस हो जाती है। ये जो हम फिनोमेना कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसको किसने फाइंड किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है,
फैराडे ने किया था। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये सरफेस है, तो इसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे पास होंगी आपकी, तो इसमें से जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी, तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही हैं। तो डायरेक्शन की बात करें तो अगर यहाँ पर जैसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही, अगर हम इसको सरफेस को ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही एक करंट कॉइल में इंड्यूस हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फैराडे ने यहाँ पर आपको क्या एक लॉ दिया था, फैराडे ने क्या लॉ दिया, तो वो हम देखते हैं क्या लॉ दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे किसी क्लोज सर्किट चेंज में, तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वहीं अभी हम बात करते हैं एक फोर्स जनरेट होगा, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, अगर हम उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकेंड लॉ की बात करें, तो सेकेंड लॉ क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा ये किसके इक्वल होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर में टाइम होता है तो उसको हम रेट बोलते हैं, तो रेट ऑफ चेंज, डी मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से, ठीक है। और एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने बढ़ाते रहेंगे ईएमएफ उतना ही ज़्यादा इंड्यूस होगा। लेंस लॉ की बात करते हो तो लेंस लॉ यहाँ पे ये जो माइनस दिख रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं तो वो उसी फोर्स का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। ये है आपका लेंस लॉ। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो ये दो टाइप का होता है, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मीन्स होता है कि जब प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैसा होता है, चेंजिंग करंट पासिस थ्रू इट, जब उससे चेंजिंग करंट पास होती है तो क्या होता है, उसमें सेल्फ इंडक्शन हो जाता है। क्लियर है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू अ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। तो अगर हम पास वाली कॉइल में चेंजेस कर रहे हैं तो इसके पास वाली कॉइल में अपने आप ही चेंजेस दिख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। फिर हमारा आता है एडी करंट। तो एडी करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ मेटल शीट और ब्लॉक चेंज, द इंड्यूस करंट आर प्रोड्यूस इन इट। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है या ब्लॉक चेंज होता है तो इंड्यूस करंट उसमें प्रोड्यूस हो जाती है। तो द फ्लो ऑफ दीज करंट लुक लाइक स्विरलिंग एडीज। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 हो जाती है, ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे कुछ, यानी कि स्विरलिंग की तरह मूव करेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। क्लियर। तो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्विरल की तरह ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर देखिए करंट कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस हो जा रही है। करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है दिख रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं, हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट के एप्लीकेशन की बात करें तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए, इंडक्शन फर्नेस के लिए, इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स में, तो ये सारी हम जगह यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या वेरिएबल कांस्टेंट हो, उसे बट उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं, तो वोल्टाइक सेल, ड्राई सेल, डीसी जनरेटर या बैटरी, ये सारे क्या होते हैं, हमारे डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज क्या है, सेम है, बट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो इसमें देखिए वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसे हम एसी कहते हैं या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड चेंज विद टाइम एंड डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, यानी एक टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसी हाइड्रो पावर, एसी जनरेटर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हैं वो हमारे क्या हैं, एसी। और नंबर ऑफ साइकिल्स जो कंप्लीट होते हैं एक सेकेंड में, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। और एक राउंड यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। हमारे भारत में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है वो 50 हर्ट्ज़ की होती है, ध्यान रखिएगा। जो मेजर डिफरेंस है एसी और डीसी में वो क्या है, जो डीसी फ्लो होता है वो हमेशा वन डायरेक्शन में होता है और एसी क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स करता रहता है। एडवांटेज क्या है, एसी जो है जनरेशन ईजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, ईजिली कन्वर्टेड हो जाता है। इन एसी एनर्जी लॉस इज मिनिमम, बट डिसएडवांटेज ऑफ एसी, अब डिसएडवांटेज क्या है, तो एसी शॉक इज अट्रैक्टिव। एक बार आपको एसी शॉक लगा तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है या डेथ भी हो सकती है, बट डीसी शॉक इज रिपल्सिव, मतलब धीरे धीरे आप मतलब जल्दी वो कैप्चर नहीं करता आपको। तो
220 वोल्ट एसी इज़ मोर डेंजरस देन 220 वोल्ट डीसी। तो अगर सेम वोल्ट के एसी डीसी की बात करें तो एसी वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है। एसी कांट बी यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एसी नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे आप सिर्फ डीसी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें पोलैरिटी नहीं होती, तो आप चेंज नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं एग्जांपल कैसे करता है। तो ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि जब हम क्या करते हैं कि दो पोल मैग्नेट्स लगे हुए हैं और हमने जैसे ही इसमें करंट प्रोवाइड करी तो यहाँ से ऐसे करंट जाती है, तो जी देखिए यहाँ पर जैसे ही करंट जाती है तो ये देखिए ये जो रोटेट हो रहा है आपका, ये एक बार इससे कनेक्ट होता है और एक बार इससे कनेक्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये कनेक्ट होता है तो देखिए इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। अभी देखिए इस वाली पत्ती में ऊपर है और इधर जाके वो ही नीचे हो जाती है। जैसे ही इधर आती है तो ऊपर हो जाती है, इधर आती है तो नीचे। तो ऐसे एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऐसे जैसे जैसे उसमें करंट फ्लो होती है यहाँ पे क्या आ जाता है, एक टॉर्क डेवलप हो जाता है। तो टॉर्क की वजह से वो रोटेशन मिलने लगता है और जिसकी वजह से आपका मोटर मूव करने लगता है। यहाँ पे हमारा जो लॉ एक काम आता है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम आता है। फ्लेमिंग का कौन सा रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम आता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता हो तो ये कौन सा बताता है? मिडिल फिंगर। और ये हमारा इंडेक्स फिंगर क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन पता है तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चल, तो इलेक्ट्रिक मोटर आपको समझ में आ गया। इसमें दो मैग्नेट होते हैं, एक कॉइल होती है और इसमें जो कॉइल होती है उसको सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड करते हैं जिसकी वजह से पावर मोटर की बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ़ैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जनरेटर की बात करते हो तो जनरेटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको अभी हमने पीछे देखा था। ये दो टाइप का होता है, एक एसी और एक डीसी। तो एसी और डीसी में जनरली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो देखिए एक बार ऐसे करंट इधर से जा रही है और एक बार करंट ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब ऐसा इसलिए है कि जब वो रोटेट हो रहा होता है तो थोड़ी देर के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि हम किसी उसको रोटेट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा यूज़ होता है वो कौन सा लॉ यूज़ होगा? हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज़ होता है। ठीक है ना? तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल यूज़, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए हमारा जो फोर्स होता है इसमें कॉइल में, हम ऐसे रोटेट करते हैं। इंजन को देखा होगा आपने, हम घुमाते हैं। तो हम घुमाते हैं इसका मतलब फोर्स लगा रहे हैं। तो ये कॉइल है। तो देखिए ये जो कॉइल दिख रही है आपको, तो ये कॉइल है। तो कॉइल का जो ये पोर्शन हमने जब घुमाया तो ये ऊपर जा रहा है। ये देखिए ऊपर ऐसे जा रहा है। अब ये ऊपर ऐसे जा रहा है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ से जा रही है। तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स ऊपर है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, फोर्स ऊपर है। तो करंट किधर आएगा? इधर। करंट किधर आएगा? इधर। अब इस वाले पार्ट की बात करें तो इसमें क्या है कि फोर्स नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर। करंट आ रहा है तो ऐसे मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद इसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही कॉइल शिफ्ट होती है तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर करंट आपकी चेंज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में भी सेम रहता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि जो हमारा यहाँ पे देखिए स्लिप रिंग टाइप कम्यूटेटर इज यूज्ड। तो यहाँ पे देखिए स्लिप रिंग, ये देखिए स्लिप हो रहे हैं इसमें, जैसे डीसी मोटर में था ये चेंज हो जा रहे हैं, एक बार इधर हो जा रहा है फिर एक बार उधर। तो देखिए करंट की डायरेक्शन इधर उधर चेंज हो रहा है, नहीं, जीरो से एक ही डायरेक्शन आ रहा है, यानी कि ये डीसी करंट है। तो देखिए इसमें स्लिप रिंग लगे होते हैं, तो ये डिफरेंस है कॉमन। तो इसमें क्या होता है? स्लिप रिंग यूज़ होते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या यूज़ होता है? कम्यूटेटर जो फिक्स रहते हैं वो चेंज कभी नहीं होते। इसमें क्या होता है? कम्यूटेटर यूज़ होते हैं। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में, तो ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है बाई विच प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो नाम से पता चल रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप और कम करना है तो स्टेप डाउन। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक सॉफ्ट आयरन कोर पे कॉइल्स ऐसे दो साइड में बाउंड रहती हैं, इधर और इधर दोनों साइड में। तो ये प्राइमरी होती है और ये सेकेंडरी। अगर हमको नंबर ऑफ कॉइल्स सेकेंडरी में ज़्यादा होंगे तो ये स्टेप अप हो जाएगा, और अगर सेकेंडरी में कम होंगे तो ये स्टेप
डाउन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ से V1 वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे हमें V2 मिलता है, यहाँ पे I1 हम करंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें I2 मिलता है, यहाँ पे NP प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ NS सेकेंडरी कॉइल में टर्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया NS ज़्यादा होता है NP से तो स्टेप अप, और NS अगर लेस होता है NP से तो स्टेप डाउन। यूजेस हम कहाँ देखते हैं, तो इसका यूज़ स्मॉल ट्रांसफार्मर में देखते हैं, और स्टेबलाइज पावर सप्लाई में देखते हैं, तो और प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में देखते हैं, और कई सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में देखते हैं। तो आई थिंक आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।